ग्रहण समारोह मना रहे हैं और इसमें मुख्य मेहमान के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। आइए आपको सीधे इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं। लिया गया यह निर्णय एक सराहनीय प्रयास एवं अनुकरणीय कदम है। अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। डीजीबीएसएफ श्री राकेश अस्थाना से निवेदन है कि वे मुख्य अतिथि महोदय की पदक अलंकरण हेतु अगवानी करें। और अब शुरू होने जा रहा है वीर प्रहरियों का शौर्य सम्मान व पदक अलंकरण समारोह। इस क्रम में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री कांस्टेबल विजेंद्र बहादुर सिंह 192 बटालियन मरणोपरांत 14 एवं 15 सितंबर 2017 की तीन तरफ से पाकिस्तानी सीमा चौकियों से घिरा जम्मू सेक्टर का अति संवेदनशील सीमा चौकी क्षेत्र चिनाज रात के लगभग 12 बजे पाकिस्तान की ओर से बेवजह गोलीबारी में नाका ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल विजेंद्र बहादुर सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर इस बहादुर प्रहरी ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने भीषण प्रहार से दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया, परंतु बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, वीरता, शौर्य एवं कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम करते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस बहादुर प्रहरी को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद कांस्टेबल विजेंद्र बहादुर सिंह की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती सुष्मिता सिंह। कांस्टेबल देवेंद्र सिंह 173 बटालियन मरणोपरांत 14 मई 2018 भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू सेक्टर की मांगचुक सीमा चौकी नाका ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल देवेंद्र सिंह पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की तरफ घुसपैठ की मंशा से आगे बढ़ते कुछ संदिग्धों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की बदौलत बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु बहादुर प्रहरी देवेंद्र सिंह ने चट्टान की तरह अडिग रहते हुए अपने अचूक प्रहार से आतंकवादियों के घुसपैठ की मंशा को विफल कर दिया, उन्हें भाग खड़े होने पर मजबूर कर दिया, परंतु जख्म गहरे होने के कारण अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और शौर्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर कांस्टेबल देवेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद कांस्टेबल देवेंद्र सिंह की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती पिंकी बघेल। कांस्टेबल तपन मंडल 173 बटालियन मरणोपरांत दिनांक 2 नवंबर 2017 जम्मू सेक्टर का मांगूचक सीमा चौकी क्षेत्र भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन पेट्रोलिंग कर रही टीम में कांस्टेबल तपन मंडल अग्रिम पंक्ति में चल रहे थे। तभी पाकिस्तान ने अचानक इस दल पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक गोली कांस्टेबल तपन मंडल को आ लगी, जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ दुश्मन की गोलियों का मुकाबला करते रहे और अपने साथियों को घटनास्थल से बाहर निकालते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम करते हुए अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस बहादुर प्रहरी को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से नवाजा गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद कांस्टेबल तपन मंडल की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती सुजाता मंडल।
कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय 192 बटालियन मरणोपरांत। 17 एवं 18 मई 2018 की दरमियानी रात जम्मू सेक्टर का सीमा चौकी जबोवाल का क्षेत्र, अति संवेदनशील नाका पॉइंट सीमा पोस्ट पर तैनात सीमा प्रहरियों पर पाकिस्तान ने अचानक एवं अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय ने पूरी हिम्मत एवं साहस के साथ पाक रेंजर्स की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इस दौरान दुश्मन की एक गोली उन्हें आ लगी और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन इसके बावजूद पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने जवाबी कार्रवाई जारी रखी और अपने साथियों को दुश्मन पर प्रहार करते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण देश की रक्षा करते हुए अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय को उनकी वीरता, अदम्य साहस एवं राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण के लिए वीरता के पुलिस पदक से नवाजा गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती रेशमी उपाध्याय। एएसआई सत्यनारायण यादव व कांस्टेबल विजय कुमार पांडे क्रमशः 92 एवं 33 बटालियन मरणोपरांत तथा हेड कांस्टेबल विजय करण सिंह अब एएसआई 33 बटालियन। 3 जून 2018 जम्मू सेक्टर की सीमा चौकी फगवारी रात के लगभग 12 बजे पाकिस्तानी इलाके से नाका ड्यूटी पर तैनात सीमा प्रहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। इस अचानक गोलीबारी में एएसआई सत्यनारायण यादव और कांस्टेबल विजय कुमार पांडे जवाबी कार्रवाई के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए। अपने दोनों साथियों को घायल देख हेड कांस्टेबल विजय करण सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने भीषण प्रहार से दुश्मन की घुसपैठ की मंशा को नाकाम कर दिया, परंतु स्वयं भी जख्मी हो गए। जबकि एएसआई सत्यनारायण यादव और कांस्टेबल विजय कुमार पांडे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। बहादुरी, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय देने वाले तीनों जाबाज प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया, जिनमें से एएसआई सत्यनारायण यादव एवं कांस्टेबल विजय कुमार पांडे को यह पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद एएसआई सत्यनारायण यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी। शहीद कांस्टेबल विजय कुमार पांडे की धैर्यशील माताजी श्रीमती सरिता देवी। इसी हमले में अपनी शारीरिक क्षमताओं का बलिदान करने के उपरांत आज गर्व से अपना पदक प्राप्त करने आ रहे हैं वीर प्रहरी एएसआई विजय करण सिंह। आज भी बहादुर प्रहरी विजय करण सिंह पूरी मुस्तैदी के साथ ग्राउंड ड्यूटीज को पूरे जोशो खरोश के साथ अंजाम देते हैं। श्री संदीप कुमार गुप्ता असिस्टेंट कमांडेंट, हेड कांस्टेबल विनय कृशाली तथा कांस्टेबल संजय पॉल सभी 8 बटालियन।
14 एवं 15 दिसंबर 2017 की दरमियानी रात उड़ीसा का नक्सल प्रभावित क्षेत्र मलकानगिरी नक्सलियों के छुपे होने की विश्वस्त सूचना मिलते ही कंपनी कमांडर श्री संदीप कुमार गुप्ता असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सीमा प्रहरियों ने जैसे ही घेराबंदी की कि नक्सलियों ने अलग अलग दिशाओं से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। बहादुर अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता के साथ ऑपरेशन में शामिल हेड कांस्टेबल विनय कृशाली और कांस्टेबल संजय पाल ने युद्ध एवं आयुद्ध क्षमता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक नक्सली को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया, जबकि सीमा प्रहरियों के भीषण प्रहार से बचे हुए नक्सली भाग खड़े हुए। ऑपरेशन के उपरांत मौकाए वारदात से एक नक्सली के शव सहित भारी मात्रा में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया। नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय देने वाले बहादुर अधिकारी व सीमा प्रहरियों को वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। श्री संदीप कुमार गुप्ता, असिस्टेंट कमांडेंट। हेड कांस्टेबल विनय कृशाली। कांस्टेबल संजय पॉल। हेड कांस्टेबल संतोष कुमार व कांस्टेबल चंद्रप्पा लावानी अब सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल, दोनों 163 बटालियन। 20 व 21 फरवरी 2017 की दरमियानी रात जम्मू फ्रंटियर की भारत पाक सीमा के एफडीएल पर तैनात कांस्टेबल चंद्रप्पा लामानी और हेड कांस्टेबल संतोष कुमार ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की तरफ बढ़ते एक संदिग्ध व्यक्ति को देख जैसे ही ललकारा कि उसने अचानक फायर करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही पाकिस्तानी इलाके से भी भयानक गोलाबारी शुरू कर दी गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह आतंकवादी घुसपैठ का प्रयास है। परंतु बिना समय गंवाए इन दोनों ही जांबाज प्रहरियों ने अपनी सूझबूझ के साथ वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए अपनी अचूक निशानेबाजी से एक आतंकवादी को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया और अन्य आतंकवादियों को गंभीर रूप से जख्मी कर उन्हें भाग खड़े होने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन सुबह सर्च के उपरांत लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी के शव सहित भारी मात्रा में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा में वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय देने वाले दोनों बहादुर प्रहरियों को वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हेड कांस्टेबल संतोष कुमार। हेड कांस्टेबल चंद्रप्पा लामानी, सेवानिवृत्त। और अब सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक। ये अलंकरण है उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का जिन्हें सराहनीय एवं सच सेवा के लिए पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस यानी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस सम्मानपूर्ण पदक को प्राप्त करने आ रहे हैं श्री पीयूष पटेल, आईपीएस आईजी, 1998 बैच, गुजरात काडर। श्री राजीव कुमार दुआ, डीआईजी, सेक्टर हेडक्वार्टर, पानी सागर।
श्री अनिल कुमार ठाकुर, डीआईजी स्पेशल ऑप्स छत्तीसगढ़। श्री अमरेंद्र कुमार विद्यार्थी, डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर कुपवाड़ा। श्री अश्विनी कुमार शर्मा, डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर सिलचर। श्री वेद प्रकाश बडोला, कमांडेंट सेक्टर हेडक्वार्टर अबोहर। श्री अरुण कुमार सिंह, कमांडेंट सेक्टर हेडक्वार्टर जैसलमेर नॉर्थ। श्री मदन लाल, कमांडेंट सेक्टर कोरापुट। डॉक्टर च्यावन प्रकाश मीणा, कमांडेंट मिजोरम एंड कछार फ्रंटियर। और अब सेवानिवृत्त अधिकारियों में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने सबसे पहले आ रहे हैं श्री संदीप कुमार सिन्हा, कमांडेंट रिटायर्ड। श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास, डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे और साथ ही रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान की श्रृंखला में नई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा संरक्षण में अत्याधुनिक सुधार विषय पर अपना उद्बोधन भी प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुत अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार। आज के गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मेरे साथी श्रीमान नित्यानंद राय जी, अभी मंत्रिपरिषद में गृह मंत्रालय में जिन्होंने अपना जिम्मा संभाला है, ऐसे श्री अजय मिश्रा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, डीआईबी श्री अरविंद कुमार जी, डीजी बीएसएफ श्री राकेश अस्थाना जी, रॉ के चीफ श्री सामंत गोयल जी, आज जिनको
यहाँ अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए अलग अलग पदक मिले हैं। ऐसे वीर बलिदानी जवानों की परिवारजनों, जवानों, उपस्थित सभी अधिकारियों और बीएसएफ के बहादुर जवानों, आज मैं यहां सबसे पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और बल की स्थापना से लेकर आज तक अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक विध यातनाओं, कठिनाइयों का सामना करते हुए बहादुरी के परिचय देते हुए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी शहीदों को सलाम कर कर, सैल्यूट कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। क्योंकि पूरा देश मानता है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है। तो उन बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन योद्धाओं को, वीरों को भी भुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, चाहे लद्दाख की सीमाएं हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना हो। बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। आज यहां मैं आया हूं तो स्वर्गस्थ रुस्तम जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे बल की शुरुआत करी जिसने अपने पसीने से, अपनी निष्ठा से, मेहनत से, सजगता से और बलिदान से एक महान कीर्ति स्तंभ की रचना करी है, जो देश की सुरक्षा के लिए दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है। ऐसा महान कीर्ति स्तंभ बीएसएफ ने बनाया है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। 65 की लड़ाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्र की राज्यों की 25 बटालियनों के साथ, सिर्फ 25 बटालियनों के साथ, ना पीछे कोई बड़ी परंपरा थी, ना बड़े संसाधन थे, मगर हौसले बुलंद थे। एक बीज के रूप में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। वो बीज आज वटवृक्ष बनकर लगभग 2.25 करोड़ लोगों का परिवार बनकर देश को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। रुस्तम जी के हाथों से जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत आज हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित कराने वाली गति से उसने अपनी परंपराएं भी स्थापित करी है और जीवन पर्यंत कर्तव्य का नारा को सार्थक करते हुए एक उच्च बलिदान की परंपरा को भी स्थापित किया है। वैसे तो उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 22 मई के दिन एक कार्यक्रम होता है, परंतु कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम आज हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के
6 साल बाद ही, जब उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में सभी मानव अधिकारों का हनन हो रहा था। कल्पना नहीं कर सकते इतनी यातनाएं दी जाती थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और जब ये सहन न हो ऐसी स्थिति में आया, तब घुसपैठ भी भारत में शरणार्थियों का तांता लगा। उस स्थिति में जब भारत ने निर्णय किया, बीएसएफ के जवानों ने, अभी हमने बंधुत्व बॉर्डर बियॉन्ड बॉर्डर डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा, बीएसएफ के जवानों ने एक अहम भूमिका निभाई और आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व ले रहा है। उसका नेतृत्व भी रुस्तम जी ने किया था और उसी के लिए उनको पद्म विभूषण के पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मैं आज रुस्तम जी को भी हम सभी की ओर से स्मरणांजलि और श्रद्धांजलि दोनों देना चाहता हूं कि आज उन्होंने बिया हुआ बीज सुरक्षा के क्षेत्र में वटवृक्ष बनकर हमारे सामने है। युद्धकाल हो या शांतिकाल हो, बीएसएफ के जवानों ने हमेशा अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का परिणाम है कि एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, एक अति विशिष्ट सेना मेडल, एक परम विशिष्ट सेना मेडल और 12 विशिष्ट सेना पदक और 56 सेना मेडल और 44 मेंशन डिस्पैचेस के साथ, गौरव के साथ आज बीएसएफ यहां पर खड़ा है। और मैं मानता हूं कि पदक केवल एक्नॉलेजमेंट होता है, परंतु वीरता और बलिदान का जज्बा जो आपके अंदर देशभक्ति और देश की सुरक्षा के प्रति आपका कर्तव्य का जो भाव है वहीं से होता है। मगर कई बार जब कोई जवान सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान देता है और उसको पदक देने का, उसके परिवार को पदक देने का मौका आता है, तो गौरव सेना के, हमारी बीएसएफ के सेना के जवानों के परिवार का नहीं होता, पदक देने वालों का होता है कि जिनको ये मौका मिला कि एक शहीद के परिवार को शहीद के लिए पदक देने का मौका मिला। मित्रों, बहुत लंबे समय से, देश की स्थापना से ही हम ऐसी विकट परिस्थिति में रहे कि लगभग 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा और 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा से हमारे देश को आगे बढ़ना पड़ा। उसी वक्त जरूरत थी कि सीमा सुरक्षा के लिए बहुत शुरुआत से ही ध्यान देकर इसकी संरचना की जाए। मगर एक लंबे अरसे तक कोई मजबूरियां ही रही होगी, अन्य प्रायोरिटी के काम भी होंगे, मगर लंबे अरसे तक उस पर समग्रता से विचार नहीं हुआ। चाहे तटीय सीमा हो, चाहे भूमि की सीमा हो, उसकी सुरक्षा के लिए समग्रता से विचार करना बहुत जरूरी था। परंतु जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब इसको गति देने का काम हुआ। आगे पर भी जब जब देश में समय समय पर जरूरत महसूस की, ये सारे बल की स्थापना होती रही, इनको सुरक्षा मुहैया, उनको संसाधन मुहैया कराए और आगे बढ़ाने का काम हुआ। परंतु अटल जी की सरकार में पहली बार वन बॉर्डर वन फोर्स की सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया और इसका एक स्ट्रक्चर्ड खाका शुरू हुआ। बीएसएफ के जिम्मे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जिम्मे भारत और चीन की सीमा है, सशस्त्र सीमा बल के जिम्मे नेपाल और भूटान की सीमा है और असम राइफल के जिम्मे म्यांमार की सीमा है। एक स्ट्रक्चर्ड खाका पहली बार देश में बना और सबकी जिम्मेदारियां तय हुई। और इसके लिए जो भी उनको वाहन व्यवहार के लिए संसाधन चाहिए थे, कम्युनिकेशन के लिए शस्त्र उपलब्ध कराने थे या इनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, सबको प्रायोरिटी देने का काम अटल जी के
समय में हुआ। और जब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को प्रायोरिटी से लिया। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि तुलनात्मक तरीके से देखें तो सड़क निर्माण 8 से 14 के बीच में लगभग 3600 किलोमीटर हुआ था और 14 से 20 के बीच में लगभग वो बढ़कर 4764 किलोमीटर तक हुआ है। 3.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। सड़क निर्माण का बजट जो 23,000 करोड़ था वो कुल लगभग 44,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री का यह दृष्टिकोण है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर का ठीक नहीं करेंगे, हमारे सुरक्षा बल ढंग से सीमा की सुरक्षा भी नहीं करेंगे। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, वहां से पलायन होती रहेगी और वहां पर अगर आबादी नहीं है तो सीमा की सुरक्षा करना बहुत कठिन हो जाएगा। जहां तक पुल निर्माण का सवाल है, 8 से 14 के समय में 7,270 मीटर लंबाई के पुल बने थे, जो 14 से 20 के बीच में 14,450 मीटर लंबे पुल बने, लगभग 2 गुना पुल बने। सुरंग एक ही सुरंग बनी 6 साल में और इस 6 साल में 6 सुरंगें बनकर लोकार्पण हो चुका है और 19 सुरंगों पर निर्माण कार्य चालू है, जिससे आवाजाही के अंदर बहुत बड़ी। सड़कों के रिसरफेसिंग की बात है, प्रतिवर्ष 170 किलोमीटर की स्पीड से 6 साल में हुआ, 8 से 14 में, और 14 से 20 में प्रतिवर्ष 170 की अपेक्षा 380 किलोमीटर के आसपास रिसरफेसिंग का काम हुआ। और भारत चीन सीमा पर कटिंग फॉर्मेटिंग की रफ्तार प्रतिवर्ष जो 230 किलोमीटर थी, वो रफ्तार को बढ़ाकर 470 किलोमीटर तक ले जाने का काम किया। इसके साथ साथ गैप्स भरने की बात होती, चाहे फेंसिंग हो, छोटे छोटे गैप्स बने थे। किसी का आशा नहीं होगा गैप्स छोड़ना, मगर 200 किलोमीटर की फेंसिंग आप ठीक से बना देते और बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप रह जाता है, तो 200 किलोमीटर की फेंसिंग का सुरक्षा की दृष्टि से इतना उपयोग नहीं है। गैप्स को फिलअप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक जगह पे गैप्स को ढूंढकर, जहां बात करनी थी, जहां संवाद करना था, कुछ अड़चनें थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चनें थी, कुछ पड़ोसी देशों से बातचीत करनी थी, सारी अड़चनों को दूर कर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 2022 के पहले हमारी फेंसिंग में कोई भी गैप नहीं रह जाएगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, करने में छोटा है। जो टोटल फेंसिंग हुई है, इसके 3% भी नहीं होगा, मगर 97% को बेकार करने वाली ये चीज थी 3%, क्योंकि ये 3% गैप ही घुसपैठ करने के लिए बड़ी संभावनाओं को छोड़ता है। तो इस पर ध्यान से काम करा गया। और इसके अलावे आईटीबीपी की 47 नई सीमा चौकियों को बनाया, 12 स्टेजिंग कैंप बनाए, आईसीबीआर 2 के तहत 683 किलोमीटर लंबी 32 सड़कों को और मंजूरी देने का काम किया, और इसके साथ साथ ढेर सारी सरकारी योजनाओं को सीमा पर प्रायोरिटी देने के लिए हमने शुरुआत करी। भारत सरकार की कोई भी योजना हो, सीमांत गांवों में हमने उसको प्रायोरिटी से लगाने के लिए काम करा, और ये सारे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी करने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको भी नोडल एजेंसी बनाने का काम श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ। आज सारे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, किसी को विधवा सहाय देनी है, गांव में घर में बिजली पहुंचानी है, शौचालय पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, आधार कार्ड देना है या स्वास्थ्य का कार्ड देना है, ढेर सारी योजनाओं को इंप्लीमेंटेशन के लिए वो जा रहे हैं। इससे गांव के साथ उनका संवाद भी हो रहा है और गांव में सुविधा बढ़ने के कारण वहां से पलायन भी रुक रहा है। चीजें छोटी है मगर बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी के नेतृत्व में एक समग्रता से हमारी जो वास्तविकता है उसका एनालिसिस करते हुए इसके रास्ते खोजने का काम हुआ और एक सीमांत विकासोत्सव की शुरुआत हुई। कोरोना के कारण इसकी गति रुकी है। पहला सीमांत विकास उत्सव हुआ गुजरात के कच्छ में। वहां पर
कच्छ की सीमा पर सटे हुए सारे गांवों के सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्यों को बुलाया गया, पंचों को बुलाया गया और उनके साथ उनके विकास के प्रश्नों को समझकर, मेरे साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी आए थे और वहां पर प्रायोरिटी उनको देकर फिर कलेक्टर और गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों को, चीफ मिनिस्टर भी उपस्थित थे, उसकी प्रायोरिटी सेट कराकर सीमा विकास उत्सव की शुरुआत करी, जिससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गांव के विकास में फर्क पड़ेगा और गांवों से पलायन रुकेगा। और ये अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बीएडीपी के लिए 2 वर्षों में लगभग 888 करोड़ रुपया आवंटित किया गया और मुझे कहते हुए हर्ष है कि उसका 100% क्रियान्वयन होने का काम चालू हो गया है। मुझे विश्वास भी है उसका 100% क्रियान्वयन होगा। इस प्रकार से हमने सीमाओं के क्षेत्र को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, गांवों को विकसित करना, गांव में लोग रह पाए, आधारभूत संरचना के साथ साथ उनको बेसिक सर्विस मिल पाए, इस प्रकार का वातावरण प्रोवाइड करना और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक अच्छा माहौल, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, उनको सशक्त करना और उनकी रिक्त पदों की भर्ती जल्दी करना। एक सुनियोजित प्लान के साथ हम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इससे हमारे जवानों का हौसला जरूर बढ़ा है। मित्रों, ढेर सारे सीमा सुरक्षा बल के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्तव्य के लिए, उनकी जो फर्ज है उसके लिए ढेर सारे विद्वान अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, अलग अलग प्रकार के मत होते हैं, मगर मेरे हिसाब से एक सीधा सरल वाक्य में उसको, उनके काम को व्याख्याहित करना है तो मैं इतना ही कहता हूं, सीमा सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके परे किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा, और जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती है वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित है वो राष्ट्र आराम से विकास के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। मित्रों, घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सारी हमारे सामने चैलेंज है। अभी हमने देखा किस प्रकार के सुरंग बनाए गए हैं, ढेर सारी चैलेंजेस है, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी सजगता पर और समयानुकूल बदलाव लाने की उनकी क्षमता पर। ये सारे चैलेंजों को पार कर हम हमारी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हर चीज का जवाब होता है। जब समस्या की जानकारी होती है और उसको, चुनौती को सामना करने का हौसला होता है तो समस्या नहीं रहती। हम उनसे 2 कदम आगे रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, बलों की नजर से बचने के लिए सुरंग बनाने का जो काम शुरू हुआ था, अस्ताना यहां बैठे हैं, बीएसएफ ने बहुत अच्छे तरीके से सुरंगें ढूंढकर उसका फॉरेंसिक साइंस की दृष्टि से एनालिसिस कराकर, कितने समय के पहले बनी थी, कितने लोग घुसे होंगे, ये सारी चीजों का एक वैज्ञानिक एनालिसिस कर एक बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा पर्दाफाश किया है और आगे न बन पाए इसके लिए भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। एक पायलट योजना के रूप में CIBMS की जो शुरुआत की है, जो बॉर्डर पर बेहतर निगरानी रखने में बहुत सक्षम है, और तारबंदी जो हमारी बॉर्डर फेंसिंग हुई है उस पर ढेर सारे परिवर्तन भी कर रहे हैं। उसका एक नया मॉडल भी बन रहा है, जिसको काटना या जिसको तोड़ना बहुत दिक्कत होगी, और ढेर सारी चर्चा करने के बाद अब इसको स्वीकृत भी किया गया है। पूर्णतः चैलेंजेस को देखें तो ड्रोन के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में होती है। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए DRDO और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर लेंगे।
लगभग सुरक्षा बल ने 15 अरब रुपए के नारकोटिक्स को पकड़ा है, 4.5 करोड़ के सोना चांदी को पकड़ा है, 15 आतंकवादियों को मार गिरा है और लगभग 2000 आतंकवादियों को घुसपैठियों को पकड़ने का काम किया है। नक्सल विरोधी अभियान में भी पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा सुरक्षा में भी बल ने बहुत अच्छा काम किया है। मगर हम सब ने इस चैलेंज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सरहद की उस पार से अब भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्निक का भी उपयोग होने की संभावना हो सकती है। ड्रोन के खिलाफ तो हम सारे R&D के प्रोजेक्ट को बहुत बल देकर आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु इसके लिए भी एक दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने पुलिस निर्देशकों के 2020 के सम्मेलन में एक सुझाव दिया था कि इसके लिए हैकेथॉन किया जाए। सीमा सुरक्षा बल ने 2 जुलाई 2021 को एक हैकेथॉन का आयोजन किया। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी साथ में था और दोनों की साझी भूमिका से भूमि नाम का एक कार्यक्रम हुआ। उसमें ढेर सारे लोगों ने हिस्सा भी लिया और काफी कुछ इसमें से निकल सकता है। मुझे भरोसा है कि हमारी सारी चुनौतियों का रास्ता इसी प्रकार से हैकेथॉन से टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जोड़ने से निकलेगा। और ये हैकेथॉन की शुरुआत है। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और गृह विभाग की इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के प्राथमिक मतलब शुरुआती प्रयोग जो हुआ है भूमि के नाम से, इसके एनालिसिस कर इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में बदलने का भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय सोच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिटेक्ट करना, सुरंगों का पता लगाना, पोर्टेबल एनक्रिप्टेड सामरिक मोबाइल संचार, एंटी ड्रोन टेक्निक, इस प्रकार की सारी चीजों को मुझे लगता है कि सीरीज ऑफ हैकेथॉन से हमें फायदा मिलेगा। सीमा सुरक्षा हेतु व्हीकल और ट्रांसपोर्ट के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाई चेन्स, वेपन्स और एम्यूनेशन, सीमा सर्वेलेंस हेतु आवश्यक सामग्री, इसके लिए भी एक्सपर्ट ग्रुप की रचना आने वाले नजदीक के समय में ही हम करेंगे। हम सीमा सुरक्षा के बारे में जितनी भी चीजें चाहिए उसमें हम आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं। सीमा सुरक्षा करने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी में भी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हैकेथॉन की सीरीज से उसे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मैं जब से सोचना शुरू किया तब से शुरू से ही सीमा सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए लगाव के कारण कई बार सोचता रहता था, पढ़ता भी रहता था। जिस प्रकार से देश चलता था वो देखता भी रहता था। फिर राजनीति में आया, अलग अलग जिम्मेदारियां भी मिली, मगर वो यात्रा कभी नहीं रुकी। मुझे कई बार ऐसा होता था कि इस देश की रक्षा नीति है या नहीं है। जब तक श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, हमारी स्वतंत्र रक्षा नीति ही नहीं थी। वो विदेश नीति से प्रभावित थी या तो विदेश नीति रक्षा नीति पर ओवरलैप कर रही थी। नरेंद्र मोदी बनने के बाद ही स्वतंत्र रक्षा नीति हुई कि हमारा सभी के साथ शांति का इरादा है, मगर हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी करेगा, हमारी संप्रभुता को कोई अगर चैलेंज करेगा तो रक्षा नीति की प्राथमिकता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश को एक अच्छी रक्षा नीति की जरूरत थी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और मैं मानता हूं उसके बगैर ना देश का विकास हो सकता है, ना उसके बगैर देश का लोकतंत्र पनप सकता है। और ये बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। मैं कुछ उदाहरण देना नहीं चाहता, सबको मालूम है। हमने इसको जमीन पर भी उतारने का काम किया है। आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल के सारे जवान गांवों के साथ जुड़े हैं, गांवों के साथ लगे हैं, परंतु मेरा आप सबसे अनुरोध है
कि सीमावर्ती गांवों में से पलायन रुके, इसके लिए भी हमने विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। पलायन रुकना चाहिए, वहां पर सरकार की विकास की सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। कलेक्टर के साथ रहकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहकर, नागरिकों को अपने अधिकारों से जागरूकता देकर अगर हम इस दिशा में आगे जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हम सीमा सुरक्षा के लिए काम करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी चुनौतियों को देखकर हमने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं गया था जोधपुर, वहां देखा एक डीआईजी थे, उन्हें एक बहुत अच्छा टेक्निक से सीमाओं की सुरक्षा का मॉडल बनाया था। अब धीरे धीरे वो मॉडल को सारी जो कमियां होगी या प्रैक्टिकल उपयोग करने के लिए ये सब दूर कर कर हम इसको आगे लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से हर जवान ने भी आपकी दिक्कतों को कौन सी टेक्निक के सहारे ये दिक्कतों को समाप्त कर सकते हैं। बाकी सारी चिंता करने की सरकार की जिम्मेदारी है। आपके परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। आपके लिए अच्छे रहने की जगह देने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है। परंतु आपको सुरक्षा के काम में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को टेक्निक के सहारे दूर करने की जिम्मेदारी और इसके लिए सुझाव और रास्ते ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी ही है। और मैं मानता हूं कि बल के सभी अधिकारियों ने विशेषकर इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रूटीन ढर्रे में से निकलकर चुनौतियों को टेक्निक के सहारे कैसे समाप्त कर सकते हैं, हम जो अतिक्रमण करना चाहते हैं उससे 2 कदम कैसे आगे रह सकते हैं, जो घुसपैठ करना चाहते हैं, तस्करी करना चाहते हैं, उससे 2 कदम कैसे आगे रह सकते हैं, वो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी विशेषकर अधिकारियों की है। अपने जवानों के साथ से नियमित रूप से संवाद करना, फीडबैक लेना, फीडबैक लेकर इनकी दिक्कतों को समझना और टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ बैठकर इसका टेक्निक के सहारे रास्ता ढूंढना, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आज ढेर सारे अधिकारी भी यहां उपस्थित है, इसलिए मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि इस विषय में आपने देखना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि बीएसएफ भारत के गौरवपूर्ण वीरता के इतिहास में बीएसएफ ने अपने बलिदानियों के आधार पर एक महान कीर्ति स्तंभ की रचना की है, जिस पर पूरा देश मन से गौरव करता है कि आपके कारण हम सुरक्षित हैं, आपके कारण हमारी संप्रभुता सुरक्षित है, आपके कारण लोकतंत्र सुरक्षित है और आपके कारण ही विकास आगे बढ़ सकता है। तो आज फिर से श्रीमान रुस्तम जी और सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और अस्थाना जी और उनके नेतृत्व में सारे अधिकारी और बीएसएफ के हर एक जवान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरे वक्तव्य को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। गृह मंत्री अमित शाह आज विज्ञान भवन में आयोजित बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और कार्मिकों को पदकों से उन्होंने अलंकृत किया और गृह मंत्री ने राष्ट्र रक्षा में शहीद हुए बलिदानी अमर प्रहरियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर बहादुर बीएसएफ के जवानों की शहादत को नमन भी किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान भी दिया और उन्होंने अपनी बातें, जो अहम बातें इस दौरान उन्होंने कही, उन्होंने अपनी बात रखने की शुरुआत उन शहीदों को याद करके की जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, जिन्होंने अपने बहादुरी, शौर्य, वीरता और अडिग साहस से आज भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखे हुए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएफ के नाम से ही दुश्मन कांप जाता है। केएफ रुस्तम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएफ के निर्माण में उनका जो योगदान था वो अतुलनीय था और बांग्लादेश बनाने में बीएसएफ और रुस्तम जी की भूमिका को भी उन्होंने याद किया, जो उन्होंने कहा बेहद अहम थी। एक बहुत अहम बात उन्होंने कही कि कुछ जो पदक देते समय
मरणोपरांत जिन शहीदों के परिवार वालों को ये पदक दिया जाता है, तो इसमें जो गौरव होता है वो पदक हासिल पाने वालों का नहीं, बल्कि जो पदक देते हैं उनका गौरव होता है इसमें। और उन्होंने इस मौके पर कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से सीमा के आसपास काम हुआ है, खासकर